हेलो एवरीवन, ये वही मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है जो लास्ट में मैंने इसके पहले 2-3 क्लास कराई हुई थी, तो इसके आगे की क्लास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब 3-4 क्लास हो जाएंगी, मतलब एक क्लास ये, इसके बाद की एक क्लास और हो जाएगी, उसके बाद में मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं सोच रहा था कि एक साथ सारी चीज़ें लाइक हो जाएं तो आपके पास भी ठीक ठाक पढ़ने के लिए इन्फॉर्मेशन हो, नोट्स हों। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ कुछ तरीके होते हैं, लाइक उनके थ्रू आप कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, अगर आप उन पर फोकस करते हो तो उनके थ्रू आप काफ़ी चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो चीज़ों के बीच में। तो उससे क्या होता है कि जिन लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में फैक्ट्स को रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा सा उनके लिए ईजी हो सकता है। मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आपको उस तरह से अगर आप करके देखते हो तो आपको ईजी होगा, रिटेंशन में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, जैसे कि ये है एक पॉलिसी, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। अब ये किसकी है? जॉन लॉरेंस की। इसके बाद बात आप करोगे अंग्रेजों के मराठा के साथ जो बैटल हुए, तो उसमें जो सेकंड वाला बैटल था, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, कब का है ये? 1803 से 1806 का। इस टाइम पर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम क्या है और उसकी जो एक बहुत पॉपुलर पॉलिसी है वो क्या है, जिसके थ्रू उसने सारी चीज़ें की थी, और वो किस टाइम की है, और उसका जो रिलेशन है वो टीपू सुल्तान के साथ क्या है, टीपू सुल्तान के साथ उसका क्या रिलेशन है, या कोई रिलेशन है भी या नहीं उस टाइम, और टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई। ये सारे फैक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और अगर आपको मालूम है कि ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या है, टीपू सुल्तान कब जीता, कब हारा, वो कब उसकी डेथ हुई, देन लॉर्ड वेलेस्ली कब आया, कब नहीं आया, 1899 में लॉर्ड वेलेस्ली था कि नहीं था, उसकी जो सबसे मेन एक जो पॉलिसी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि 1803 और 1806 के टाइम पे दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था। इसके बाद में आप बात करोगे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों का मराठा के साथ में तीसरा युद्ध। इसके बाद में संधि कौन सी हुई थी वो आपको देखना है। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1817 से 1818। इस टाइम पर कौन था? इस टाइम पर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। इसके बाद में फॉरवर्ड पॉलिसी किसकी है? फॉरवर्ड पॉलिसी लिट्टन की है। अब इसमें दो हैं, एक है रिपन, एक है लिट्टन। एक अच्छा था, एक बहुत डेंजरस था। अच्छा कौन था वो आपको देखना है, रिपन था कि लिट्टन था। टाइम इसका देखना है आपको लिट्टन का, और फॉरवर्ड पॉलिसी को ऐसी सिंपली याद रखिए कि फॉरवर्ड पॉलिसी किसकी है? लिट्टन की। देन वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम क्या है? 1774। अब जैसे ही आपके दिमाग में 1774 आता है, तुरंत आपके दिमाग में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आना चाहिए। उसके दो प्रोविजन आने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है एंड इंपॉर्टेंट है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद आप बात करते हो विलियम बेंटिक की। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1833 में। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ है। ये बात आपको पता होनी चाहिए ना कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये आपको यहां पर ये याद होना चाहिए, विलियम बेंटिक 1833। देन आप बात करोगे बक्सर के युद्ध की, बैटल ऑफ बक्सर, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल था। पहले इसके एक जो इंपॉर्टेंट बैटल था वो कौन सा था? प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी। वो कब का था? 1757 का। उसके बाद में आया बक्सर का युद्ध, यानी कि 1764, यानी कि 1764। इससे रिलेटेड डायरेक्टली कौन था? मीर कासिम। अब मीर कासिम ही है जिसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया था, स्थानांतरित किया था। देन इसके बाद में आप बात करोगे शाह आलम द्वितीय की। तो ये जो शाह आलम द्वितीय ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसने कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान कर दिए थे कि ठीक है भैया आप ये ले लो एंड उसके बाद में अपना बिजनेस वगैरह करो, सारी चीजें करो। तो शाह आलम द्वितीय का नाम आपको याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन है ये सब कोई ऐसे नॉर्मल चीज नहीं है, ये सब आप कह सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। और जब आप पीवाईक्यू ढंग से एनालाइज करोगे तो यू विल गेट दिस थिंग कि आप ठीक है ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ये बेसिकली आपका रिवीजन करवाएगा। इसके बाद में बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब जो है वो कौन था? मीर जाफर था। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है बिटवीन मीर जाफर एंड मीर कासिम, तो यू शुड रिमेंबर कि बंगाल की लड़ाई के समय बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था? मीर जाफर था। देन आप बात करोगे अंबर का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शंस में आ सकता है, आपसे मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन दे सकता है। अंबर का युद्ध ये कब का है? 1749 का है। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मुजफ्फर जंग, चंदा साहब, फ्रांसीसी, और अगेंस्ट में कौन था? अनवरुद्दीन। ये नाम आपको याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसी तरह से पूछा रहता है। यानी कि एक जो पूरा पार्टी थी उसमें थे मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी, और अगेंस्ट में कौन था? विरुद्ध में कौन था? अनवरुद्दीन। इसके बाद में बात करते हो चिलियावाला का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट और पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चिलियावाला का युद्ध पहले भी आपसे पूछा जा चुका है, 1849 का है, और इसमें अंग्रेजों की तरफ से गफ जो लीड कर रहा था, जो कमांडर था, और अंग्रेजों सिखों के अगेंस्ट में ये था। तो सिखों का अंग्रेजों के अगेंस्ट चिलियावाला का युद्ध। इसके बाद में आप बात करते हो मुर्शीद कुली खां की। मुर्शीद कुली खां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने ढंग से पीवाईक्यू को एनालाइज कर रखा है तो मुर्शीद कुली खां के ऊपर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलते हैं। ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था जो कि मुगल सम्राट के दौरान नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था। इसके बाद में आप आगे आओगे, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ ऐसे रूलर्स थे जिनको उपाधियां दी गई थी, टाइटल दिए गए थे, और वो टाइटल कोई बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन वो पॉपुलर बहुत थे, जैसे कि लंपट मूर्ख। सो जहांधर शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता है बिकॉज वो बहुत ही अजीब सा आदमी था। वो उसका ध्यान इस चीज़ में नहीं रहता था कि कैसे टेरिटरी को कैप्चर करना है, कैसे प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाना है, एक्सपेंशन कैसे करना है कंट्री के अंदर। वो उसका जो टाइम था ना वो बस वेस्ट होता था इधर उधर की चीज़ों में, चाहे वो वाइन हो, शराब हो, या और बाकी चीज़ें हो, जो भी ठीक चीज़ें नहीं होती थी एक रूलर के लिए, उन सारी चीज़ों में उसका टाइम वेस्ट होता था, तो उसको लंपट मूर्ख बोला गया है। एंड ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। इसके बाद में बात करोगे
इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो शहादत खां है उसका डायरेक्ट रिलेशन था अवध से, शहादत खां अवध। इसके बाद में आप बात करोगे कि डच लोगों ने, जो डच लोग थे हॉलैंड वाले बेसिकली, तो उन्होंने चिंसुरा में अपना सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट किया था। इसके बाद बात करोगे पुर्तगाली की, तो पुर्तगाली को याद रखो हुगली, पुर्तगाली हुगली, डच चिंसुरा। इसके बाद में अल्मीडा की बात करें, अल्मीडा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपने नाम सुना होगा। तो ये जो अल्मीडा है ना, ये पुर्तगाली था, पोर्टुगीज था ये, और ये पहला वायसरॉय था पुर्तगालियों का, ठीक है, पोर्टुगीज लोगों में ये पहला वायसरॉय था अल्मीडा। लेकिन जो अल्बुकर्क था ये एक्चुअल फाउंडर था, वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। इन दोनों नामों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, अल्मीडा एंड अल्बुकर्क। इसके बाद में बात करेंगे पुर्तगालियों की, तो इन्होंने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। दो, एक कीवर्ड ये है, एक कीवर्ड ये है, एक है पुर्तगाली, एक है सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र। एग्जैक्टली याद रखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद में पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। आज भी आप देखोगे तो वहां पर जो चर्च हैं, जो बाकी चीजें हैं, कुछ जो वहाँ के इनहैबिटेशन है, तो वो कहीं ना कहीं उनसे ही ड्राइव्ड है। क्यों? क्योंकि वहां पर पहले पोर्टुगीज लोग रह चुके हैं, पुर्तगाली रह चुके हैं। इसके बाद में बात करोगे पौंडीचेरी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, और उसके बाद में फ्रांस, और उसके बाद में इस तरह से ये हुआ था पूरा। यानी कि जो पौंडीचेरी है उस पर सबसे पहले कौन सबसे पहले रहा, किसने सबसे पहले रूल किया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के बाद में डच आए, डच के बाद में ब्रिटिश आए, ब्रिटिश 1793 में आए, 1793 के बाद में उन्होंने फ्रांस को 1814 में दे दिया था। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद होना चाहिए पौंडीचेरी के रिगार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौंडीचेरी में आपने फ्रांसीसियों का तो बहुत सुना होगा, लेकिन आपने बाकियों का नहीं सुना होगा। तो ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। आपको पौंडीचेरी दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि क्रोनोलॉजी में लगाइए, कालक्रम के अनुसार इसको सेट करिए। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले पुर्तगाली, देन डच, देन उसके बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश कब थे? 1793 में, देन उसके बाद में 1814 में फ्रांस। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किसने बनाई थी, किसने बसाई थी? तो सबसे पहले जो संयुक्त पूंजी कंपनी है वो डच की थी। इसके बाद में कोचीन में, यानी कि जो केरला में है कोची, तो कोची में पुर्तगालियों को हराकर डच ने फोर्ट विलियम्स पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगाली वहां पर थे ना, तो वहां पर उनको देखो, ऐसे याद रखो कि इंडिया में जब आप लेफ्ट साइड देखोगे, वेस्ट वाले एरिया में, केरला वाली साइड में, तो वहां पर पुर्तगाली लोग हुआ करते थे। तो वो केरला में कोची वगैरह में थे पुर्तगाली, वो गोवा साइड भी थे, मतलब वो जो पूरा आपका वेस्टर्न वाला एरिया है ना, केरला वाला, गोवा वाला, उस साइड पुर्तगाली हुआ करते थे। तो उनको हरा करके डच लोगों ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया था। फोर्ट विलियम कोची में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में मद्रास में भी डच लोग रहे हैं, सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, इसके बाद में आप देखोगे कि खुर्दा का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कब का है? 1795 का। किसके बीच में हुआ था? निजाम और मराठा के बीच में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खुर्दा का युद्ध 1795। इसके बाद में आप बात करते हो पहले मैसूर युद्ध की, तो पहले मैसूर युद्ध का जो अंत है वो मद्रास की संधि से हुआ था। दूसरे मैसूर युद्ध का अंत हुआ था मैंगलोर की संधि से। तीसरे मैसूर युद्ध का अंत हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से, जिसके बारे में अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी। ये तीन जो बैटल है मैसूर वाले, और इनकी किस संधि से अंत हुआ, ये एग्जैक्टली आपको याद रखना चाहिए। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता था यूपीएससी के थ्रू एग्जाम्स में, बहुत बार आ चुका है। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सर्वोदय योजना की अगर आप बात करें तो सर्वोदय योजना 1950 की है, जेपी नारायण ने निकाली थी, और इसकी रूपरेखा जो है जेपी नारायण ने तैयार की थी। कब की है? 1950 की सर्वोदय योजना। इसके बाद में द स्ट्रगल फॉर पीस किसकी है? चैम्बरलेन की कंपोजिशन है द स्ट्रगल फॉर पीस। पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये किसकी कंपोजिशन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये है रजनी कोठारी की। अगर आप बात करें सी ऑफ पॉपीज की, तो ये किसकी है? अमिताभ घोष की। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष की। अनीता देसाई की कॉम्पोजिशन क्या है? अनीता देसाई इन कस्टडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं या उनकी कॉम्पोजिशन है। एग्जैक्टली आपको ये नाम याद रखने हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें से एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें आर एन त्रिवेदी की, तो आर एन त्रिवेदी की कॉम्पोजिशन है वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। आर एन त्रिवेदी की कॉम्पोजिशन है। इसके बाद में आप बात करते हो फेरल की, तो फेरल की थी द सीज ऑफ कृष्णपुर फेरल की है। इसके बाद में बात करते हो के एम पणिक्कर की रचना है जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री। यह है के एम पणिक्कर की रचना। इसके बाद में बात करते हो श्रीमन नारायण की। श्रीमन नारायण का गांधी जी से क्या संबंध है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड है ये। श्रीमन नारायण गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। श्रीमन नारायण की कॉम्पोजिशन है गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इसके बाद में मैकेंजी ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए आपको। इनका है व्हाइट अम्ब्रेला। इसके बाद में बात करते हो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, ये किसकी है? द रिपब्लिक ऑफ इंडिया है एलन ग्लैडहिल की। इसके बाद में बात करते हो बैगा की, तो बैगा है बेरियर एल्विन की। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बेरियर एल्विन, बैगा इन्हीं की कॉम्पोजिशन है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए वीपी मेनन ने लिखा था द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये है वीपी मेनन की रचना। इसके बाद में सुबह आज़ादी, ये किसकी रचना है? ये है फैज़ की। सुबह आज़ादी फैज़ की रचना है।
इसके बाद में आप आगे चलोगे तो देखोगे फरीद ज़कारिया की रचना है द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। फरीद ज़कारिया द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। इसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री की बात करोगे तो लाल बहादुर शास्त्री ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी ऑफ मैडम क्यूरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। वी.एस. नायपॉल इन ए फ्री स्टेट, वी.एस. नायपॉल की रचना है इन ए फ्री स्टेट। इसके बाद में बात करते हो पॉल स्कॉट की रचना है स्टेइंग ऑन, पॉल स्कॉट की रचना है स्टेइंग ऑन। इसके बाद में बात करते हो पीटर हार्डी की रचना है द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पीटर हार्डी की रचना है द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसके बाद बात करते हो ये जो फेज है 1847 से लेकर के 1948 तक की, ये किसकी रचना है? ये है सईद की, सईद ने फेज 1857 टू 1948 इसकी रचना की थी। इसके बाद में बात आती है मोइन शकीर की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खिलाफत टू पार्टीशन मोइन शकीर। इसके बाद में बात करते हो मार्क टुली ने हार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद में बात करते हो जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 की रचना की थी। इसके बाद में है डब्ल्यू.सी. स्मिथ ने मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया की रचना की थी। देन इसके बाद बात करते हो आप प्राइस ऑफ पार्टीशन, ये है रफीद ज़कारिया की, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये पता होना चाहिए आपको। इसके बाद में है द स्ट्रगल एंड द ट्रायम्फ, ये है लेक वालिसा की। देन उसके बाद में है रीबर्थ किसकी रचना है? लियोनिद ब्रेजनेव की। देन इमेजिंग इंडिया है नंदन नीलेकड़ी की। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा, PDF बना करके मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये इन सारी चीज़ों से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते रहे हैं, आ भी सकते हैं आगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला करे तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप चाहो तो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, अनुज चतुर्वेदी UPPSC, आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे आपको ईजिली मिल जाएगा। आप चाहो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, वहाँ पर भी मैं लिंक वगैरह डाल दिया करता हूँ। थैंक यू सो मच। लगातार पढ़ते रहो, कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, कोई भी किताब फॉलो करो, कोई भी पेड कोर्स फॉलो करो, कोई भी नोट्स फॉलो करो, कहीं से कुछ भी करो, लेकिन इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ टाइम को यूटिलाइज करने की तरफ देखो। फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये मैटर करता है। और आपको गेम अपने हिसाब से चलाना है। ये कसम खा लो कि मैं अपने हिसाब से गेम को चलाने वाली हूँ और मैं अपने हिसाब से इस चीज़ को यूटिलाइज करने वाली हूँ। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। लाइफ की प्रायोरिटी बनाओ कि इस टाइम पर दिन में पूरा दिन मेरा कहीं भी वेस्ट हो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कहीं पर भी मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, होता है, ठीक है। मेरे सामने चैलेंजेस हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, लेकिन साथ में पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। 3 से 4 घंटे 5 घंटे आप किसी भी हालत में निकालिए। जो लोग वर्किंग हैं, ऑलरेडी कहीं जगह पर बिजी हैं, प्री ऑक्युपाइड हैं किसी चीज़ के साथ में, उनको भी देखना है कि वो कैसे टाइम कहीं ना कहीं से स्टील कर सकते हैं। बीच में अगर छुट्टी मिल सकती है तो छुट्टी लीजिए, कहीं पर कुछ ऐसे अगर काम है जो आपकी जगह कोई और कर सकता है तो आप प्लीज़ उसको हैंड ओवर करिए एंड अपने टाइम निकालिए। दिसंबर के महीने में आपको अपनी पूरी जान झोंक देनी है, मैंने आपको कल भी बताया था, और ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए। डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालने की तरफ जाइए। थैंक यू सो मच।